तो चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चली हैं और सभी तमाम बड़े नेता चुनावी सफर में हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और कई जगह सभाएं करके अभी जस्ट हमारे साथ पहुंचे हैं। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, लोगों में उत्साह है और इससे ऐसा लगता है कि परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे होंगे। आज एक बड़ी योजना की घोषणा की गई महिलाओं के लिए 15,000। क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र में छूट गई थी, इसको अब अचानक लाना क्या बीजेपी को काउंटर करना एक बड़ी वजह थी? चर्चा पहले दिन से चल रही थी। हमारे शीर्षस्थ नेता राहुल जी समेत उनका ये कहना था कि हम कोई चुनाव घोषणाओं के आधार पर नहीं जीतना चाहते, वही काम हम लोग के माध्यम से घोषणा पत्र में आना चाहिए जिसको कि किया जा सकेगा। कर्जा माफी भी आप कर रहे हैं, धान के भाव की खरीदी की भी बात आप कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टर्स के गाड़ियों के टैक्स के माफ़ी की भी बात कर रहे हैं 726 करोड़ की, आप स्व सहायता समूह के कर्जों की भी माफ़ी की बात कर रहे हैं, तेंदुपत्ता के बढ़े हुए भाव में खरीदी की भी बात आप कर रहे हैं, बिजली बिल माफ़ की भी बात आप कर रहे हैं। तो उनका एकदम क्लियर हिदायत था कि जब तक आर्थिक विशेषज्ञों से आप इसको क्लियर नहीं करा पाते कि ये सरकार आएगी तो कर पाएगी कि नहीं, तब तक इसको घोषणा नहीं करना है। हम लोगों ने सारी जानकारियां एकत्रित करके पार्टी के अंदर के हमारे शीर्षस्थ जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं उनके पास जानकारियां भेजी और उन्हें जब क्लियर किया तो आज ये अवसर था। छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी और पीसीसी प्रेसिडेंट ने की है। क्या लग रहा है घोषणा पत्र अचानक पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तो छत्तीसगढ़ में हो गया, लोग भी दोनों के घोषणा पत्र लेकर आमने सामने बैठ रहे? होना चाहिए। मुझे कम से कम बहुत खुशी है कि घोषणा पत्र अब एक महत्वपूर्ण आधार हो जा रहे हैं चुनाव के। वरना ये माना जाता था कि घोषणा पत्र ये तो ऐसे ही बोल दिया जाता है चुनाव के समय और कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता, कोई अमल नहीं करता। पिछले चुनाव के पहले आपने जैसा कहा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरे पास भी जवाबदारी थी, सबसे रायशुमारी करके हम लोगों ने बनाया और उस समय भी अनेकों लोगों ने कहा कि अरे ये तो घोषणा पत्र तो ऐसे ही होता है बाबा। मैंने कहा कि नहीं, विश्वास करिए कि हम लोग जिन बातों को रखेंगे वो करने के लिहाज से रखेंगे। जिस बात को नहीं कर पाएंगे हम लोग पहले ही बोल देंगे कि सॉरी ये हम नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों ने कई चीज़ों को शामिल नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, उन लोग कहते थे कि हमको रेगुलर कर दीजिए, अब वो ठेका के हैं, ठेकेदार के लोग हैं, उनको कैसे रेगुलर किया जा सकता था? तो 108 के ड्राइवर हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, जिसको ठेका मिलता है वो करते हैं। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया था कि ये नहीं हो सकता, ये गाड़ियाँ सरकारी नहीं हैं, ये तो निजी व्यक्ति की हैं। 5 साल बाद 3 साल बाद दोबारा टेंडर होगा, दूसरा ठेकेदार आएगा, दूसरी गाड़ियाँ लगाएगा, दूसरे ड्राइवर लाएगा, हम रेगुलर कैसे कर पाएंगे? तो ऐसी बातें थी। तो बहुत सारी बातें जो हम लोग को लगता था कि की जा सकती हैं, उनको हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था। बहुत साफगोई से आप अक्सर जब भी आपसे आकलन करने को कहा जाता है आप करते हैं। मैं आकलन करने के कहूँ तो कहाँ पर कांग्रेस को पा रहे हैं आप? लक्ष्य हमने अच्छा ऊंचा रखा है, 75 पार कर रखा है और कोशिश कर रहे हैं सरगुजा संभाग में भी कि 14 की 14 अगर सीट आ सके तो पहल हमको करनी है। कठिन होता है 100% सीट्स बार बार लाना, किसी एक क्षेत्र में बहुत कठिन होता है। 71 सीट कांग्रेस की अगर आई है तो मन में रहता है कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। उस नज़रिए से 75 पार का भी टारगेट है और मुझे व्यक्तिगत बहुत निराशा होगी अगर 2/3 से कम सीटें आती हैं। 90 में 2/3 60 हुई, क्योंकि काफ़ी काम इस सरकार ने किए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी की केवल 15 सीटें आएंगी। हम लोग भी आकलन करते हैं, जैसे अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। बीजेपी ने भी मोदी की गारंटी दी है कि क्षेत्रीय नेताओं की जगह जो अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, और यही प्रसारित भी किया जा रहा है। तो मोदी जी अब प्रधानमंत्री मत रहें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएं, तब मोदी जी की गारंटी की कोई वैल्यू होगी। चेहरे कितने इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? क्योंकि कई दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। चेहरे देखकर भी लोग वोट दे रहे हैं। चेहरे कितने इम्पोर्टेंट है? कई बड़े बड़े चेहरे हैं। इसमें दोनों चीज होती है। एक जिसको हम जानते हैं तो लगता है कि चलो इसको हम जानते हैं, सेफ पार्टी है, हमने इसको देखा है, इन लोगों को देखा है, इतने समय से काम कर रहे हैं, परख के हमने इनको चुना है तो ठीक है। दूसरा भाव एक चेंज का भी रहता है कि नए भी बदलें, कि जो ठीक है ये ठीक है तो दोबारा मौका दे दिया।
वरना कुछ समय में आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से बदलने वाली चीज़ों का ज़माना है, तो इसमें एक भाव ये भी रहता है कि नयापन भी आए। तो इसमें बैलेंस एक रहता है, अनुभव और नयापन। एकदम ही सारे के सारे नए आ जाएंगे तो सरकारी चलने में मुश्किल होगी। हर व्यक्ति जानता है कि एक हमको ठहराव भी चाहिए, एक स्थायित्व भी चाहिए, हमको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए कि सरकार आएगी तो जानने वाले लोग भी तो चाहिए जो कि चलाएंगे, चाहे किसी पार्टी में हो। तो अनुभवी और नयापन, ये दोनों के बीच में सम्मिश्रण होके फिर जीत हार होगी। उप मुख्यमंत्री आप हैं और आप जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं 2/3 बहुमत कम से कम आपका आना चाहिए। उसके बाद क्या? उसके बाद हाईकमान जो काम देगी। मैं निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहूँगा। मैं एमएलए बनने के लिए चुनाव में भाग नहीं ले रहा, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे मन में ये है कि कम से कम मंत्रिमंडल का सदस्य तो बनना चाहूँगा। वो भी हाईकमान के ऊपर है, वो अगर मौका देंगे तो काम करेंगे। उसके बाद जो काम देंगे, जिस विभाग में काम देंगे उसमें काम करेंगे। लगातार रोड शो भी हो रहे हैं, पब्लिक के बीच भी आप जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? लोग किन मुद्दों को ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? उनके बेहतरी के मुद्दे, चमक धमक से हट के, कि उनके परिवार को सीधे आप किस तरह से लाभ पहुंचा के उनकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। एक हिस्सा है जिसको हम भौतिक विकास कह सकते हैं, अधोसंरचना का विकास कह सकते हैं। जिस सड़क पे हम जा रहे हैं कुछ चौड़ी दिख रही है, समतल दिख रही है, स्मूथ है, चलने में अच्छा है, सुविधा है। इस सड़क के बनने से मेरे घर में आमदनी नहीं बढ़ी। गांव में रहने वाले जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी परिवार की आमदनी सीधे इस रोड के बनने से बढ़ी। पर रोड भी चाहिए, एक सुविधा चाहिए। आप बिजली का विस्तार करते हैं, रोशनी होती है, सुविधा होती है, घर में एक सुविधा बनती है। इससे जुड़ी हुई बातें रहती हैं कि लंबे समय में इसका आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन तात्कालिक आज मेरे परिवार के बेहतरी के लिए क्या सरकार कर रही है, ये मेरे नज़र में भी पहली एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों से संपर्क बने रहना पहली प्रायोरिटी, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना दूसरी प्रायोरिटी, और अधोसंरचना का विकास तीसरी प्रायोरिटी। पहले फेज की 20 सीटों में क्या आपका आकलन है? कम से कम 16 सीट का कम से कम। उसके अलावा अगर हम बात करें, सरगुजा में आप दावा कर रहे हैं कि 14 का टारगेट आपने यहाँ पर रखा हुआ है। शहरी सीट, क्या आपको लग रहा है कि शहर के और गांव के मुद्दे थोड़े अलग अलग हैं? अलग रहते हैं। शहर में अधोसंरचना का विकास, सुविधाएं ये ज़्यादा मायने रखती हैं। सड़क है, नालियां हैं, बत्ती है, रोशनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, जीवन स्तर बेहतर रहता है, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बढ़ी हुई रहती हैं। गांव के स्तर पे कुछ संतोष होता है, कुछ वो सालों से, सदियों से जिस परिस्थिति में रहते हैं, तो एकाएक उनको भी ऐसा नहीं लगता कि एकदम से हमारी स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन सुधार की उम्मीद टीवी, सोशल मीडिया वो देखते हैं कि वहाँ ऐसा है तो हमारी भी बेहतरी हो। पर वो ये भी समझते हैं कि एकदम से बम्बई जैसा हमारा गांव नहीं बनेगा, तो उतना संतोष करते हैं। बम्बई के जो इश्यूज होंगे वो एकदम अलग होंगे, गांव के इश्यूज होंगे वो एकदम अलग होंगे। बम्बई में अगर रोड में पानी जमा हो जाता है तो मेजर इशू है। यहाँ तो अभी गलियों के कीचड़ बरसात के समय हो जाते हैं, उनको दूर करने की भी स्थिति है। काफ़ी अंतर दोनों के विकास के स्तर का है, और ये अंतर पाटना हर सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए। इस बार आपको लगता है ऐसा कि उम्र एक बड़ा फैक्टर है कि युवा वर्ग कुछ अलग तरह के मुद्दे सोच रहा है, एक ख़ास बुज़ुर्ग वर्ग कहा जाए या अधेड़ है, वो उनकी अपनी अलग सोच है, महिलाओं की अपनी अलग सोच और डिमांड है, और सभी अपनी अपनी तरह की सोच के साथ राजनीतिक दलों की तरफ देख रहे हैं? निश्चित रूप से युवा है, वो परफॉर्मेंस चाहता है, वो केवल भाषण से प्रभावित नहीं होता, उसको भी तात्कालिक आज के समय में कौन बेहतर तरीके से जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकता है,
युवा निश्चित रूप से इस बात पे ध्यान दे के अपना मत देगा। महिलाएं हैं, घर गृहस्थी से जुड़ी हैं, घर के हालात उनको वो चाहेगी कि वो बेहतर हों। उम्र दराज हैं, वो लीड भी करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे यंगर जनरेशन आगे आ रहा है और लीडरशिप उनमें भी डेवलप होती जा रही है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज के साथ प्रतिनिधित्व में भी हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। अंबिकापुर में आप क्या देख रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कैसा आपको कितनी टक्कर दे पा रहे हैं आपके प्रतिद्वंदी? हर चुनाव एक टक्कर का चुनाव होता है। किसी को कमतर आंकना सबसे बड़ी भूल होती है, अशिष्टता भी होती है। और पहले चुनाव के परिणाम के बाद मैं कभी आकलन में अब विश्वास नहीं करता कि इतने से चुनाव के पहले जीत जाएंगे। लोगों के पास जाओ, हाथ जोड़ के मदद मांगो। अगर उनमें आपके प्रति विश्वास और भरोसा है, वो आपका साथ देंगे, आपको मौका देंगे। उनको देना है, आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है। आप सोचो कि मेरे को ऐसा होना चाहिए, तो सबसे बड़ी भूल। अपनी सीट के अलावा सरगुजा की कई और सीटों में भी आप प्रचार कर रहे हैं, उसे भी एक जिम्मेदारी के तौर पे आप देख रहे हैं और आपकी डिमांड भी वहाँ पर है। वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? खासकर मैं अगर रामानुजगंज का इशारा करूँ तो रामानुजगंज विधानसभा की लगभग 2.5 सभाओं को हम लोगों ने संबोधित किया। रामचंद्रपुर गए थे, वो उस विधानसभा का है। चलगली गए थे, आधा आधा है, आधा प्रतापपुर। चलगली खास तो प्रतापपुर में है, लेकिन बलरामपुर रामानुजगंज विधानसभा के गांव भी लगे हुए हैं, वो भी आए थे। महाराजगंज में मीटिंग ली, वो भी वहाँ का था। काफ़ी उत्साह दिख रहा है। ये आखिरी सवाल मेरा कि 2008 से 23 तक चुनाव आप लगातार लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको चुनाव लड़ने के पैटर्न में या वोटर्स के पैटर्न में? इसमें मतदाता और जागरूक और डिमांडिंग होता चला जा रहा है। चुनाव कठिन होते चले जा रहे हैं और कुछ बातें हैं चुनावों से जुड़ी हुई जो सार्वजनिक तौर पे हम लोग नहीं कह पाते, लेकिन सब जानते हैं। तो वो समय के साथ में वो भी होता चले जा रहा है। तो चुनाव लड़ना आसान नहीं रह गया है और जिसके पास टीम नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर दोनों तरफ बिना टीम वाले हैं तो ठीक है, लेकिन एक तरफ टीम है, एक तरफ टीम नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। क्या यही वजह कि नए कैंडिडेट को उतारने से थोड़ा हिचकती है पार्टी? नया पुराना तो होता रहता है, क्योंकि एक संगठन का भी साथ रहता है। लेकिन अगर संगठन पुराने प्रत्याशी से तालमेल वाला है तो दिक्कत जाती है। अगर वो पार्टी का स्वतंत्र संगठन है तो दिक्कत नहीं जाती। अगर वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ संगठन का व्यक्ति है जो जिसको टिकट नहीं मिला तो फिर मैं काम नहीं करूँगा, फिर दिक्कत होती है। ऐसे जिनको चुनाव लड़ने के लिए चुना जाता है, अमूमन 90-95% लोग वो देखा ही जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं हैं कि नहीं। योग्यताएं शिक्षा की भी, योग्यताएं जनप्रतिनिधित्व की भी, जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अनुभव की भी, और लोगों की टीम कैसी इनके साथ बन के रह सकती है, वो सब पार्टी देख के ही टिकट देती है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।